नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, राष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, देश में लगातार देखा जा रहा है कुर्सी का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा, बिहार में हम देख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में स्थिति ठीक नहीं चल रही है। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से नाराज हैं, तेजस्वी के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जी हाँ, जहां देखिए कुर्सी की लड़ाई। कुर्सी की लड़ाई में जीतेगा कौन? कुर्सी की लड़ाई में किसको मिलेगी कुर्सी और किसके पास आएगी पावर? आज विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने में किसका बड़ा योगदान है बताने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है और जिसने बनाया कोविंद का इस्तेमाल किया। हालांकि अब देखा जा रहा है कि वही पार्टी ऐसे कैंडिडेट को लेकर आई है जिसका विपक्ष विरोध भी ना कर पाए। वो कैंडिडेट कोई और नहीं, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू पहली तो महिला है। इसके अलावा अगर बात करें, आदिवासी समुदाय से आती हैं। आदिवासी समुदाय से आना ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर देखिए कि द्रौपदी मुर्मू के सहारे कैसे बीजेपी बहुत कुछ बदलने की काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। गुजरात में भी बहुत बड़े हद तक अच्छी खासी आबादी, जी हाँ, किसकी है? आदिवासी समुदाय के लोगों की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कार्ड खेल दिया। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी आदिवासियों की स्थिति है, वहाँ पर उनका दबदबा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान जीतने की तैयारी कैसे बहुत पहले कर ली बीजेपी ने। तो ये बीजेपी का खेल है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता पक्ष लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, क्योंकि विपक्ष जो है वो उनको हटा नहीं सकता। विपक्ष जो है उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाएगा। लेकिन विपक्ष ने तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, यशवंत सिन्हा को उतार कर। यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू में सीधी ही टक्कर है। लेकिन देखिए, यशवंत सिन्हा के उतरने के बाद बीजेपी में कैसे घबराहट देखने को मिली है। दरअसल सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है बहुत बड़े हद तक, अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस था द्रौपदी मुर्मू के जीतने का, तो भाई आप विपक्ष से समर्थन क्यों मांग रहे हैं? आप विपक्षी पार्टी के दरवाजों को क्यों खटखटा रहे हैं? तो सीधे सीधे तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदलती नजर आ रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये माना जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो लड़ाई चल रही है कुर्सी की, तो कुर्सी की इस लड़ाई में जो बड़ी जीत है वो विपक्ष की भी हो सकती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भले ही विपक्ष अभी खामोश बैठा है, विपक्ष जो है वो भले ही अभी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष की अपनी एक ताकत है। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कुर्सी का खेल चल रहा है। और कहीं ना कहीं कुर्सी के इस खेल में सबसे बड़ा जो फायदा है वो विपक्ष आसानी से उठा सकता है। अगर पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है यशवंत सिन्हा के समर्थन में, तो समझिए बराबरी की टक्कर हो सकती है। हालांकि टाई भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में कई बार हमने देखा है पहले के मैच टाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस वक्त यशवंत सिन्हा के आगे द्रौपदी मुर्मू भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति, देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से तो होती नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे, इससे पहले की अगर बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या देखा जाता था कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं, जो उतारे जाते थे कैंडिडेट, तो दोनों तरफ से बहुत सोच समझ कर उतारे जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या देखा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, अब 2014 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, 2014 के बाद से हम क्या देख रहे हैं, सत्ता पक्ष अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करने में लगा है। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि जहाँ भी दबदबा हो उनका दबदबा हो, चाहे सरकारी सेक्टर में हो या फिर वैसे बड़े जगह। तो सीधे तौर पर अब क्या देख रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि द्रौपदी मुर्मू उनके इशारों पर काम करें। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, कि इससे पहले अगर मैं बात करूं
जो उपराष्ट्रपति थे देखिए हामिद अंसारी, तो उन्होंने कुछ समय पहले एक बुक भी लिखी थी जिसमें वो सीधे तौर पर जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से मोदी सरकार के आने के बाद हिंदू मुसलमान तो बढ़ा है और मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान के जरिए मुसलमानों को बांटने की कोशिश की है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का काम किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत बड़े हद तक मुसलमानों को बांटने की जो बात की गई थी उनकी तरफ से, तो क्या ये वाकई बात सच्ची है, क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? हालांकि उस वक्त अगर बात करें तो उनकी जो बात थी वो दबा दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि बीजेपी हर जगह अपने आदमी को सेट करना चाहती है, चाहे वो सरकारी तंत्र के अंदर कोई भी बड़ा छोटा पद हो या राष्ट्रपति तक की हम बात कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी चाहती है कि उनका सारा काम आसानी से होता रहे और यहाँ पर बीजेपी जो गेम प्लान बना रही है, जो गेम प्लान तैयार कर रही है, ये विपक्ष के सोचने से बहुत दूर है। विपक्ष वहां तक सोच ही नहीं सकता जहां तक सत्ता पक्ष सोच रही है। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति चुनाव है वो देखिए जल्दी होने वाला, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों में बहुत ज़्यादा हलचल दिख रही है, सत्ता पक्ष में बहुत ज़्यादा हलचल दिख रही है, लेकिन इस बीच हम बात करें तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये दावा कर दिया गया है यशवंत सिन्हा की जीत तय है। दरअसल ये माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि यशवंत सिन्हा वो नेता हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं। यशवंत सिन्हा वो नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पर रहकर उन्होंने काम किया है, जो जिन्हें चीज़ों की समझ है, जो चीज़ों के बारे में जानते हैं, और बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति आज बनी हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात आज बने ये हैं कि विपक्ष अगर मजबूती के साथ काम करे, अगर एकजुटता के साथ काम करे तो उसको बहुत बड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता नजर आएगा। तो सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए या सीधे सीधे तौर पर चीज़ों को समझा जाए तो कहीं ना कहीं वो बता ही रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दिखा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक जो आज हालात बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी हर जगह अपना आदमी तो सेट करना चाहती है, लेकिन हर जगह चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए आज सबको कठपुतली बनाकर रख दिया है, जहाँ भी मनाता है, जैसे आता है, जिसको नचाना शुरू कर देते। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि इसी चीज़ का तो विरोध यशवंत सिन्हा करते थे। दरअसल ये भी समझिएगा यशवंत सिन्हा ने बीजेपी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया, क्यों बीजेपी से अलग हुए, क्यों मोदी सरकार के खिलाफ बात करने लगे, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है उनकी खटमस दिखने लगी। दरअसल 2014 की अगर हम बात कर लेते, देखिए जब नरेंद्र मोदी को जो है पीएम पद के लिए आगे किया जा रहा था तो हमने देखा बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनका सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, उनमें यशवंत सिन्हा भी थे। यशवंत सिन्हा ये सोच रहे थे कि वो मोदी को उस वक्त सपोर्ट करेंगे तो वो पीएम बन जाएंगे और मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। ऐसा ही कई और नेताओं ने सोचा था। अगर मैं बात करूँ शत्रुघ्न सिन्हा भी थे जिन्होंने मोदी को सपोर्ट तो किया था, लेकिन हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जिस तरह से स्थिति थी वो दोनों तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला शत्रुघ्न सिन्हा को किनारा कर दिया, यशवंत सिन्हा को किनारा कर दिया। बीजेपी का ये खेल दोनों समझ गए। यही वजह है कि तब से शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा बीजेपी से नाराज़ रहने लगे और बहुत बड़े हद तक इनकी जो लड़ाई है वो दिखती चली गई। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।